वेलकम टू ऑल। तो दोस्तों देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन क्या हैं, पर्यावरण के हैं। तो यहाँ से हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, वातावरण में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये कई बार क्वेश्चन हमारे पेपर्स में आया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन को देखने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 4। तो हमें पता है कि नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78% पाई जाती है। अब देखिए हम लोग कुछ परसेंट देख लेते हैं, कुछ गैसों के बारे में जो पूछा जाता है हमारे पेपर्स में। वो गैसों का परसेंट देखिए इस प्रकार है। देखिए यहाँ पर मैंने एक चार्ट पूरा बना के दिया है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038%। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंट है वो ध्यान रखनी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो एक बार तो ऐसे क्वेश्चन आया था कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड 1% पृथ्वी पर हो जाए तो पृथ्वी में क्या हाल होगा, पृथ्वी का क्या हाल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा वातावरण है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हवा में 21% गैस कौन सी पाई जाती है। तो ऐसा हम लोग इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 21% कौन सी गैस पाई जाती है, वो है ऑक्सीजन। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑक्सीजन हो जाएगा। चूँकि 25 क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला दोस्तों, तो आप लोग क्या करेंगे, अपने प्लेबैक स्पीड बढ़ा लेंगे, जिससे आप क्या है बहुत जल्दी ये वीडियो देख सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किस गैस की कमी होगी यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ समाप्त हो जाएंगी। अगर पृथ्वी पर जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, हरे भरे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अगर वो समाप्त हो जाएंगे तो किस गैस की कमी हो जाएगी। बहुत सिंपल आंसर है इसका, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि सारी ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि वह हो जाते हैं। प्रतिरोपित का मतलब यह है कि पौधे को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लगाना। अब प्रतिरोपण में क्या होता है, तो हम लोग अब यहाँ से ऑप्शन चेक करने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन के दौरान सबसे पहला जो ऑप्शन लिखा है, प्रतिरूपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। तो यही हमारा सबसे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जब हम एक जगह से दूसरी जगह पौधा लगाते हैं तो उसके बहुत सारे जो मूल रोम होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे पानी क्या है ऊपर पत्तियों तक नहीं पहुंच पाता। तो पूरे पौधे को पानी नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, इसीलिए वो बढ़ेंगे नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट होगा। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर 5, हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। वह कौन सी क्रिया है जो पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती है। अब यहाँ सिंपली क्या है, थोड़ा सा लैंग्वेज को समझना है कि वह कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाती हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी क्यों होगा, जब हम श्वसन करते हैं तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इससे भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। जैव पदार्थों का जब अपक्षय होता है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, बहुत सारा धुआं बाहर निकलता है, तब भी हमारे पर्यावरण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 4 है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। कौन सा कार्य पेड़ पौधों द्वारा नहीं होता। अगर आप सही से ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आराम से आपको आंसर मिल सकता है। देखिए पेड़ पौधे कभी भी क्या नहीं करते, वायु का प्रदूषण नहीं करते हैं। ये वायु को शुद्ध करते हैं, वायु का प्रदूषण नहीं करते। तो हमारा जो सही आंसर होने वाला है वो है वायु का प्रदूषण। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे, सही से पढ़ेंगे, तब भी आप अपने आंसर को टिक कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाते हैं। अब देखिए पृथ्वी के कार्बन चक्र में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कौन सी क्रिया नहीं बढ़ाती है। अगर हम सही से देखेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर 2 दिखेगा। तो इसमें लिखा है प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे जब करते हैं तो वो क्या करते हैं, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो पर्यावरण में बढ़ती है। तो यहाँ पर हमारा जो स्टेटमेंट है ऊपर वाला बिल्कुल अपोजिट में है, आप लोग इसको देख लेना। तो हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण है। इसी तरीके से आगे चलते हैं हम लोग। लिखा है पर्यावरण अपकर्ष का अभिप्राय क्या है। अपकर्ष का मतलब किसी चीज़ का गिरना होता है। तो यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन देखिए, अपकर्ष का मतलब किसी चीज़ का गिरना। अगर हम अपने ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो ये तीनों सही हैं, और नीचे वाला जो हमारा ऑप्शन है वो है उपयुक्त सभी। तो हमारा जो आंसर सही होने वाला है वो उपयुक्त सभी होने वाला है। आप लोग ऑप्शंस को पढ़िए, फिर उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अपक्षय किससे संबंधित है। अब अपक्षय का बात करते हैं। अपक्षय क्या है, किसी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना।
तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर क्या है, एक ही ऑप्शन सही दिखता है, एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। तो यही हमारा सही होने वाला आंसर है। बाकी आप लोग ये देखिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और 4 भी नहीं होगा। तो हमारा जो सही आंसर होने वाला है वो कौन सा है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 सही होने वाला है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? UNEP का मुख्यालय कहाँ है? ये है नैरोबी में। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है वो नैरोबी सही होने वाला है। ये दोस्तों आपको एज इट इज़ ही याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये मुख्यालय पूछे जाते हैं। तो मुख्यालयों के नाम कुछ ऐसे हैं जो हमारे पेपर्स में पूछे जा रहे हैं लगातार। तो ये मुख्यालय क्या करने पड़ेंगे, आपको रटना पड़ेगा, इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अब इसी तरीके से विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है वो कौन सा है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। ये जिनेवा है, जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे स्विट्ज़रलैंड। आगे हम लोग चलते हैं। EPA का पूरा नाम क्या है? EPA क्या है? यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही होने वाला है। दोस्तों ये क्या करना पड़ेगा, ये कुछ ऐसे नाम है जो आपको रटने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये बार बार हमारे पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो इनके समझने कोई ट्रिक नहीं है। अब ये जो फुल फॉर्म पूछी जाती हैं इनको आपको याद ही करना पड़ेगा, मुख्यालयों को आपको याद ही करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, UNEP का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन कई बार पेपर्स में आ चुका है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं UNEP का पूरा नाम क्या है। यहाँ मैंने पूरी फुल फॉर्म भी लिख दी है, देखिए, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये पूरी इसकी फुल फॉर्म है। और इसका अगर हिंदी में अर्थ करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। तो सबसे स्थायी जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो हमारा ऑप्शन सही होने वाला है समुद्र। तो हमारा जो ऑप्शन थर्ड है वो सही है। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर्स में पूछा जा चुका है। चूँकि हमने देखा कि आजकल जितनी भी पेपर्स हो रहे हैं उसमें पर्यावरण से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। चाहे कोई सा भी पेपर हो, चाहे टेट हो, सुपर टेट हो, SSC वगैरह हो, PCS हो, तो इसमें क्या हो रहा है, पर्यावरण से कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो यहाँ से इसीलिए हमारा क्वेश्चन करंट के भी बनते हैं और वैसे भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही होने वाला है वो है नीदरलैंड। नीदरलैंड में एक एमस्टर्डम जगह है, एमस्टर्डम, यहाँ से लिख देता हूँ, एमस्टर्डम। ठीक है ना। तो नीदरलैंड हमारा जो ऑप्शन सही है वो नीदरलैंड है, लेकिन नीदरलैंड में भी एक जगह है एमस्टर्डम, वहाँ पर हमारा क्या है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, NEA क्या है? NEA क्या है, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। NE क्या है? देखिए, पर्यावरण का क्वेश्चन है तो इसका संबंध पर्यावरण से तो ज़रूर होगा। तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन को क्लिक करने की कोशिश करते हैं, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। तो इससे पहले भी दोस्तों मैं कह चुका हूँ, ये जो फुल फॉर्म्स हैं ये आपको रटनी पड़ेंगी। ये थोड़ा सा मैं इसीलिए आपको बार बार रिपीट कराना चाह रहा हूँ। तो ये सारी जो जैसे कुछ मुख्यालय हैं और ये जो ऐसे शॉर्ट में दिए हैं, ये आपको रटना ही पड़ेगा दोस्तों। 1 से 2 बार वीडियो देखिए, आराम से आपको याद हो सकता है। देखिए, इसकी फुल फॉर्म मैंने नीचे लिख दी है, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। देखिए, इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन है वो पहला करेक्ट हो रहा है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 और 17 शायद क्वेश्चन छूट गया है। अब हम लोग 18 की बात कर लेते हैं। इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? अब इको मार्क है, इको मार्क को अगर आप सही से समझते हैं तो क्या है, इको मार्क को अगर सही से समझा तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ऑप्शन सही होने वाला है, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण। कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, पर्यावरण के साथ मैत्रीपूर्ण रहते हैं, तो उनको इको मार्क दिया जाता है। ठीक है, भारत की गवर्नमेंट उनको क्या करती है, इको मार्क देती है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 2 सही होने वाला है। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने शुरू किया है। सिंपली जो हम लोग डिस्कस पहले कर रहे थे, इसका भी ऑप्शन सही होने वाला कौन सा, इको मार्क। इको मार्क कुछ ऐसे प्रोडक्टों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाते हो, तो उन्हीं को इको मार्क दिया जाता है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं 19 क्वेश्चन की।
लिखा है पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित नीतियाँ हैं। तो अब नीतियों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पर्यावरण से संबंधित जितने भी प्रोग्राम्स हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस समय सभी देश क्या कर रहे हैं, सभी देश मिलकर पर्यावरण सुधार के लिए बहुत सारे कार्यक्रम बना रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या नीतियाँ भी बनाई जा रही हैं। तो अब यहाँ से हम लोग सही से देखने की कोशिश करते हैं। वन नीति भी सही होगा, पर्यावरण अधिनियम तो सही होगा ही, औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति। अब क्या पर्यावरण को शिक्षा में भी शामिल किया गया है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है वो कौन सा, उपरोक्त सभी। तो जो ऑप्शन हमारा सही है वो है उपरोक्त सभी। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण संबंधित नीतियाँ, ये सभी नीतियाँ क्या है, पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से ही संबंधित है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस कर लेते हैं। लिखा हरित विकास के लेखक कौन है। तो ये हरित विकास क्या है, एक बहुत बड़ी किताब है, आपको इसको रटना ही पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि हरित विकास किसने लिखी है। तो हरित विकास के जो लेखक हैं वो कौन से हैं, एडम्स, WM एडम्स। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट होगा। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों कह रहा हूँ, ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया, आप कम से कम इसको 2 बार देखिए, आराम से ये सारे क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 21, धारणी कृषि से आशय है। तो धारणी कृषि क्या है, इसको कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना कि उसकी जो गुणवत्ता वो ख़त्म ना होने पाए। तो देख लीजिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 यही कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ से सही होने वाला है कि भूमि का आप इस तरीके से उपयोग करिए कि भूमि की जो गुणवत्ता है वो बनी रहे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, धारणी कृषि के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन PCS 2011 में भी आ चुका है। तो यहाँ से लिख दे रहा हूँ, PCS 2011 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो आप एक बार इनको सही से पढ़ लोगे तो लाइफ में कभी नहीं भूल सकते। बशर्ते क्या है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। और इस वीडियो लेक्चर को अगर आप 2 से 3 बार देखते हो तो मैं समझता हूँ कि आप अपने पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिल सकती है। इसी तरीके से प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। तो देखिए प्राकृतिक कृषि भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही होने वाला है, क्योंकि आपको इसको रटना ही पड़ेगा। ये मसानोबु फुफुका क्या है, एक जापानी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जापानी वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो जापान के हैं, इन्होंने ही प्राकृतिक कृषि के बारे में पहले बताया था। तो आपको ऐसे ही एज इट इज़ जैसा है वैसे ही नाम आप याद कर लो। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि शुरू की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो है 2001 का है। अब चूंकि इम्पोर्टेंट हमारा इसलिए है क्योंकि ये हरित गृह कृषि से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो 2001 में क्या हुआ, पंजाब राज्य ने ऐसा किया था। पंजाब राज्य करने वाला ऐसा प्रथम राज्य था। अब इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये 2001 में क्या है, इजराइल के सहयोग से, देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया, इजराइल के सहयोग से 2001 में समझौता हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए है, किसी विदेशी की सहायता लेकर क्या हुआ, पंजाब ने हरित गृह कृषि शुरू की। और सबसे पहले क्या किया, सब्जियों को उगाना स्टार्ट किया। देखिए यहाँ पर लिखा है, इजराइल के सहयोग से 2001 में समझौता हुआ और ग्रीन हाउस कृषि के माध्यम से सब्जियाँ उगाई गई। तो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमें यहाँ से याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम लोग चलते हैं 24 क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है, नगरीकरण और औद्योगिकरण किसके लिए हानिकारक है। अब अगर आप थोड़ा सा लैंग्वेज को सही से समझते हैं तो नगरीकरण और औद्योगिकरण किसके लिए हानिकारक है। ऑप्शन अगर हमने सही से पढ़ लिए तो हमें अपना ऑप्शन क्या मिलता है, हमें अपना ऑप्शन मिलेगा उपरोक्त सभी। देखिए अगर नगरीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, पेड़ पौधों को काटोगे। अगर पेड़ पौधे कटेंगे तो हमारे पर्यावरण के लिए नुकसान होगा, ठीक है ना, पारिस्थितिकी के लिए नुकसान होगा, हमें ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। अब लिखा जैव विविधता के लिए, अगर पेड़ पौधे कटेंगे तो जैव विविधता आएगी, ठीक है ना, बहुत सारे जानवर, पक्षी और इस तरीके से क्या हुआ, उनके घरों का आप नुकसान करोगे, तो जैव विविधता की भी कमी हमें देखने को मिलेगी। संतुलित विकास के लिए, विकास तो होगा, नगरीकरण और औद्योगिकरण हो रहा है तो विकास तो होगा, लेकिन संतुलित विकास नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है वो है उपरोक्त सभी के लिए। अब इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है, सुनामी किन कारणों से आती है। अगर आप सुनामी को सही तरीके से समझते हैं तो सुनामी क्या है, समुद्र में कुछ इस तरीके से लहरें उठती हैं जो बहुत ऊंची होती हैं
और समुद्र के आसपास जितने भी रिहायशी इलाके होते हैं उनमें जाकर बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो सुनामी किन कारणों से आती है यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, इसका जो ऑप्शन सही होने वाला है वो कौन सा है, समुद्र के भीतर क्या है, भूकंप उत्पन्न होने से। अगर समुद्र के भीतर भूकंप आएगा, बहुत बड़ा विस्फोट होगा, तो समुद्र की जो लहरें हैं वो बहुत ऊंची उठ जाएंगी। बहुत ऊंची उठने के बाद समुद्र के किनारे जो रिहायशी इलाके हैं जहाँ लोग रहते हैं उनमें जाकर ये लहरें क्या है, अपना जो पानी है वहाँ फेंकेंगी। एक तरीके से पूरी बाढ़ वाली स्थिति आ जाती है। सभी जितने भी घर और जितने भी बड़े बड़े मकान हैं वो सब इसमें बह जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 3 सही होने वाला है। बाकी सारे ऑप्शन चेक कर लेना, ये ऑप्शन नहीं होगा। पृथ्वी के ऊपर इससे मतलब ही नहीं है, चक्रवात से कोई मतलब नहीं, ज्वार भाटे से कोई मतलब नहीं है। तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी तरीके से दोस्तों क्या हुआ, हमने 25 क्वेश्चंस का यहाँ पर डिस्कस किया। आगे देखिए ये चैनल का नाम, और दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। इस तरीके से क्या है, मैं और ज़्यादा आपको वीडियो देता रहूँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं परीक्षाओं के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, मस्त रहिए।